अगर कोई बाप अपनी बेटियों से पूछे कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो, तो एक बेटी सच कह दे, बाकी दो दुनिया के खूबसूरत तरीन झूठों में से झूठ कह दें, तो फैसला किसके हक में होगा? सच के हक में या फिर मीठी जुबान के हक में? ये कहानी है किंग लेयर की, जो कि विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है, जहां पर ताज भी टूट जाता है, रिश्ते भी और अकल भी छूट ही जाती है। किंग लियर विलियम शेक्सपियर की वो ट्रेजेडी प्ले है जहां पर दुख सिर्फ मरने के बाद नहीं आता, बल्कि जीतने के बाद, सब कुछ खो देने के बाद आता है। ये प्ले पावर, फैमिली, ओल्ड एज, मैडनेस और ट्रूथ के बारे में है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो माय फेलो लिटरेचर एंथुसियास्ट, आई ट्रस्ट यू आर ऑल थ्रिविंग टुडे इन फीलिंग फैंटास्टिक। आज की इस वीडियो लेक्चर लेसन में हम पढ़ेंगे शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज का मोस्ट फेमस वर्क, जो कि 3rd नंबर पर आता है। नंबर 1 पे हमने जैसे कि हैमलेट कवर अप किया, उसके बाद मैकबेथ, नंबर 3rd पे अब हम किंग लियर कवर अप कर रहे हैं। किंग लियर के बारे में अगर थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दूं तो वो यही है कि किंग लियर विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज का वो अहम प्ले है जहां पर शेक्सपियर ये दिखाना चाहता है कि मैडनेस जो है वही असल में इंसान की थॉट प्रोवोक करता है, उसको असल दुनिया का आईना दिखाता है और रिश्तों की कदर करवाता है। यानी जब हम इस कहानी को वन फ्लो में सुनेंगे, सुनाएंगे इंटरेस्टिंग वे के अंदर, तो आपको समझ आएगा कि किस तरह एक इंसान सब कुछ होने के बाद भी आधा अधूरा होता है, यानी सब होने के बाद भी किस तरह एक इंसान के पास कुछ भी नहीं होता है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स की। नंबर 1 पर मैंने किंग लेयर लिखा है, जो कि कहानी का मेन कैरेक्टर है और ऐसे समझेंगे ट्रेजिक हीरो है। तो यहाँ मैंने लिखा है किंग ऑफ ब्रिटेन। किंग लेयर जो है ब्रिटेन का किंग है। उसके बाद इसकी 3 बेटियों के नाम लिखे हैं, इसकी 3 ही बेटियां होती हैं, ठीक है। नंबर 1 जो सबसे बड़ी एल्डेस्ट डॉटर होती है, उसका नाम है गोनरेल। गोनरेल जो है उसके लिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है किंग्स एल्डेस्ट डॉटर। उसके बाद 2nd नंबर पे जो बेटी है उसका नाम है रिगैन। रिगैन के लिए मैंने आगे लिखा है किंग्स यंगर डॉटर, जो कि गोनरेल से छोटी है। उसके बाद 3rd नंबर पर आ जाती है सबसे छोटी बेटी, यंगेस्ट डॉटर ऑफ किंग लेयर, जिसका नाम कॉर्डेलिया है। तो उसके आगे मैंने हार्ट भी बनाया है। उसकी वजह यह है कि कॉर्डेलिया का जो कैरेक्टर और इसकी जो पूरी कहानी है, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है कि कॉर्डेलिया का जो इस कहानी के अंदर किरदार है वो बहुत ही अमेजिंग दिखाया गया है और बहुत ही फैंटास्टिक अंदाज में कॉर्डेलिया ने हर एक चीज को फेस किया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है किंग्स यंगेस्ट डॉटर। उसके बाद हम बात करें अगर नंबर 5th पे हमारे पास एक कैरेक्टर है अर्ल ऑफ ग्लौसेस्टर। अर्ल ऑफ ग्लौसेस्टर जो है ये किंग लेयर का एक दोस्त है। ऐसे समझिए कि एक बहुत ही बेवकूफ तरीन कैरेक्टर है इस पूरी कहानी के अंदर, जो कि बहुत जल्दबाजी में फैसला साजी करता है। तो किंग लेयर का दोस्त है ये। इसके 2 बेटे होते हैं, एक का नाम है एडमंड, एक का नाम है एजर। एडमंड जो है वो इसका इलिजिटिमेट सन है, यानी कि नाजायज बेटा आप कह दे, ठीक है। और एक ईजर है, ईजर जो है वो इसका लेजिटिमेट सन है, यानी कि इसका एक जायज बेटा है, किसका? ग्लौसेस्टर का। 2 ही बेटे इसके दिखाए गए हैं। इनकी भी बड़े मजेदार कहानी है, आगे जाके हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे। तो उसके बाद नंबर 8 पर हमारे पास केंट है। केंट जो है वो एक सर्वेंट दिखाया गया है किंग लेयर का, बहुत ही वफादार और बहुत ही अक्लमंद किस्म का सर्वेंट है, जो कि आखिर तक भी किंग लेयर को नहीं छोड़ेगा किसी भी कंडीशन में, चाहे किंग लेयर उसके साथ कोई भी किसी भी तरह का रवैया रखे। उसके बाद नंबर 9 पे लास्ट कैरेक्टर हमारे पास आ जाता है फूल। अब फूल तो बेवकूफ को कहते हैं, तो फूल इसको यहां कहने की वजह यह है कि तंजिया तौर पर इस कैरेक्टर का नाम शेक्सपियर ने फूल रखा है, क्योंकि ये इतना अक्लमंद तरीन आदमी है। इस पूरी कहानी के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर सच्चाई को मजाक, मस्करी, शायरी, गाने की सूरत में गाकर बताता है। हर एक इंसान के बारे में प्रोफेसी, प्रेडिक्शन देता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, इससे ये असरात आ सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली किसी को कुछ भी नहीं कहता। ये गाने की सूरत में, शायरी की सूरत में, पहेली की सूरत में, रिडल्स की सूरत में ये तमाम चीजें करता है फुल। इस वजह से शेक्सपियर ने इसका नाम रखा है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसकी मेजर थीम्स की। मेजर थीम जो है आप देखेंगे कि ट्रेजेडी जितनी भी शेक्सपियरियन है ना, उसके अंदर अपीयरेंस, रियलिटी, ये तो आपको दिखेगी ही दिखेगी, क्योंकि इंसान हकीकत में कुछ है और वो दिखा कुछ रहा है। तो ये चीज तो आपको ट्रेजेडी के अंदर दिखेंगे विलियम शेक्सपियर की। नंबर 2 पे आपको मैं बता दूं, यहां पर ब्लाइंडनेस एक फिजिकल दिखाई गई है, एक ब्लाइंडनेस मॉरल दिखाई गई है। तो थीम के अंदर हमारे पास 2 तरह की ब्लाइंडनेस है। एक होती है कि आंखों से सच में अंधा हो जाना, एक होता है कि सच्चाई को ना देख पाना। ये भी अंधापन होता है इंसान का, जो कि मॉरल ब्लाइंडनेस की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं पावर एंड अथॉरिटी। पावर एंड अथॉरिटी एक ऐसी चीज है ना दुनिया के अंदर, यानी आपके पास अगर पावर है, किसी बात की अथॉरिटी है, तो समझे कि आपके पास सब कुछ है। ये गया तो फिर दुनिया अपना असल चेहरा आपको दिखाती है कि वो असल में आपकी इज्जत सच में करती है या फिर वो सिर्फ पावर और अथॉरिटी की वजह से आपकी इज्जत कर रही थी, ठीक है, आपसे डर रहे थे। उसके बाद ओल्ड एज एंड सफरिंग दिखाया जाता है। अब ओल्ड एज एंड सफरिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि
बुढ़ापा जो है ना वो अजाब होता है, ठीक है। बुढ़ापे में इंसान को एक अलहदा दुनिया दिखाई देती है जो कि इस दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इसकी मिसाल ऐसे समझिए कि कोई भी बूढ़ा इंसान जब हो जाता है तो उसकी ख्वाहिशात अजीब और गरीब किस्म की हो जाती हैं, उसकी बातें थोड़ी हटके हो जाती हैं, तो हम उन बूढ़ों के पास बैठना पसंद नहीं करते। लेकिन वही बूढ़े जब किसी भी तरह की जायदाद के मालिक होते हैं तो हम उनकी बातें भी सुनते हैं, उनके पास भी बैठते हैं। यानी कि हकीकत में हमारा बैठने का मन नहीं कर रहा होता, लेकिन जायदाद मालो अस्बाब की वजह से हम उसके साथ जबरदस्ती बैठे होते हैं। और जब वो चीज उसके पास से चली जाती है, उस बूढ़े के पास से वो जायदाद और माल, वो उसकी विरासत सब खत्म हो जाती है, तकसीम हो जाती है, या वो तकसीम कर देता है, तो फिर उस बंदे की कोई हैसियत बाकी नहीं रहती, फिर उसको एक अलहदा दुनिया दिखाई देती है। तो ये चीज आपने देखी यहाँ पर। उसके बाद हम देखेंगे नंबर 6 पे थीम है हमारी मैडनेस एज विजडम। मैडनेस कहते हैं पागलपन को, विस्डम कहते हैं अकलमंदी को। ये दोनों कंट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इस कहानी के अंदर जब इंसान पागल होगा, कैरेक्टर्स पागल होंगे, तभी उनको अकल आएगी, तभी वो अकलमंदी से काम लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं सबसे आखिरी फैमिली बेट्रायल, कि किस तरह आपकी अपनी सगी औलाद, किस तरह आपके सगे बहन भाई भी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जायदाद मालो असबाब के चक्कर में कोई कुछ भी आपके साथ सियासत साजिश कर सकता है, तो आंखें खुली रखिएगा, चौबन रहिएगा, हर वक्त अलर्ट रहिएगा। कभी भी कोई भी आपको मीठी छुरी बनकर भी काट सकता है या जहरीली छुरी बनकर भी आपको काट सकता है। तो यही इस कहानी का पूरा सबक है और मॉरल भी है। आइए अब हम पूरी कहानी की तरफ चलते हैं, सुनते सुनाते हैं इंटरेस्टिंग वे के अंदर, और फिर आप बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। किंग लेयर ब्रिटेन का एक बहुत ही ताकतवर और पावरफुल बादशाह था, लेकिन ये कहानी उस वक्त की है जब किंग लेयर बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और जिंदगी के इस मोड़ पर आकर वो बहुत थक गया था। अब उसे लगता था कि हुकूमत का बोझ उसके लिए नहीं रहा है, तो वो ये चाहता था कि अब ये हुकूमत तकसीम कर दी जाए। किंग लेयर की 3 बेटियां हैं, गोनरेल, रिगैन, कॉर्डेलिया। गोनरेल सबसे बड़ी बेटी होती है, रिगान उससे दूसरे नंबर पर होती है, कॉर्डेलिया सबसे छोटी बेटी होती है। तो किंग लेयर ये फैसला करता है कि अपनी जिंदगी में ही मैं इन तीनों बेटियों के दरमियान अपनी सल्तनत को तकसीम कर दूं, ताकि आखिरी के दिन बहुत ही आराम और सुकून के साथ गुजार सकूं। लेकिन अपनी सल्तनत को बांटने का तरीका वो बहुत ही अजीबोगरीब और गलत इख्तियार करता है। अब बादशाह अपनी तीनों बेटियों को दरबार में हाजिर होने का हुक्म सादिर फरमाता है। उसकी तीनों बेटियां हाजिर हो जाती हैं। अब वो बहुत ही प्यारे नरम मुलायम लहजे में अपनी बेटियों से कहता है, मेरी प्यारी बेटियों, मैं अपनी सल्तनत तकसीम करना चाहता हूँ और इस पूरी सल्तनत की वारिस तुम तीनों ही हो। अब मैंने सोचा है कि मैं अपनी सल्तनत का सबसे ज्यादा हिस्सा उस बेटी को नवाजूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हो। तो तुम तीनों अपने अपने प्यार का इजहार करो और इसी हिसाब से तुम तीनों का हिस्सा मुकर्रर कर दिया जाएगा। अब आती है बारी सबसे बड़ी बेटी गोनरेल की। गोनरेल बहुत ही मीठी छुरी होती है और बहुत ही अय्यार और मकार किस्म की बेटी होती है। वो कहती है, अब्बू आप मेरी जान है, आप में मेरी पूरी कायनात बसती है, आप सच में मेरी जान है और आपके बगैर मेरी जिंदगी बेकार है। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि लफ्जों में बयान करना नामुमकिन है। किंग लेयर मुस्कुराता है जैसे उसको ये अल्फाज बहुत ही पसंद आ गए हैं। अब बारी आती है सेकंड नंबर की बेटी, यंगर डॉटर ऑफ किंग लेयर, रिगैन की। रिगैन एक ऐसी बेटी है जो गोनरेल से भी ज्यादा झूठी और मुनाफिक होती है। वो कहती है, गोनरेल तुम ये क्या बात कर रही हो, मैं तुमसे भी ज्यादा अपने अब्बू जान से मोहब्बत और प्यार करती हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद बाबा जान सिर्फ आपकी खुशी है, आप खुश होते हैं तो मेरी जिंदगी मेरी दुनिया मुस्कुराती है। और बाबा जान मुझे इस सल्तनत इस जायदाद से कुछ भी आप नहीं देंगे, उसके बावजूद मेरी मोहब्बत हमेशा ऐसे ही कायम रहेगी। मैं आपसे हकीकी मोहब्बत करती हूँ। ये सब सुनने के बाद किंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब बारी आती है तीसरे नंबर की बेटी, यंगेस्ट डॉटर ऑफ किंग लेयर, जिसका नाम है कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया जो कि बहुत ही सच्ची होती है, लेकिन जुबान की थोड़ी सी कड़वी होती है। ना ही इसमें मुनाफकत होती है, ना ही इसमें झूठ शामिल होता है। उसे तो पता भी नहीं होता कि मुनाफकत और चापलूसी होती क्या है और किस तरह के अल्फाज यूज करके अपने अब्बू को इस बात पर राजी करूं कि वो मुझे सबसे ज्यादा माल दे दे। लेकिन कॉर्डेलिया को इन तमाम चीजों से कोई मतलब भी नहीं होता है। तो कॉर्डेलिया कहती है, अब्बू जान मैं आपसे इतना ही प्यार करती हूँ जितना एक बेटी को अपने बाप से करना चाहिए। ना ही मैं झूठ बोल सकती हूँ और ना ही अपने प्यार को बेच सकती हूँ, और ये सल्तनत तख्तो ताजो महल के लिए मैं वो बातें बिल्कुल नहीं कर सकती जो कि है ही नहीं। बस उसका ये कहना होता है कि पूरे दरबार में खामोशी छा जाती है। किंग लेयर को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। उसे लगता है कि उसकी बेटी कॉर्डेलिया ने उसकी तौहीन कर दी है, वो बेअदब और बदतमीज लड़की है और उसने बेटी होने का सबूत नहीं दिया। और यहीं पर बादशाह सबसे बड़ी गलती कर बैठता है, क्योंकि कहा जाता है कि गुस्सा हराम है और वो गुस्से में आकर वो कर बैठता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। वो कॉर्डेलिया को अपनी जायदाद और माल से बेदखल कर देता है और उसे विरासत से ही महरूम कर देता है और कहता है, तुम मेरी कभी बेटी थी, ऐसा कभी भी सोचना भी मत, तुम्हारा मेरा आज से कोई रिश्ता है ही नहीं। जब किंग लेयर
कॉर्डेलिया को अपने रिश्ते, दरबार, महल, जायदाद, विरासत से निकाल देता है, तो वहां सिर्फ एक बेटी ही नहीं निकाली जाती, बल्कि समझ, इंसाफ और अकल भी उस दरबार से निकाल दी जाती है। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर कैंट है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये एक ऐसा सर्वेंट, एक ऐसा दरबारी है किंग लेयर का, जो कि आखिरी वक्त तक लॉयल रहेगा, वफादार रहेगा। और ये एक ऐसा बंदा होता है, जब भी किंग लेयर कोई गलत फैसला करता है तो वो उसे समझाता है, क्योंकि ये किंग लेयर को बहुत अच्छे से समझता है। किंग लेयर इसी बहुत सारी बातों को रखता भी था, तभी आगे बढ़कर वो बोल पड़ता है कि बादशाह सलामत, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। ये फैसला सुनाने से पहले सोच लें, समझ लें, बेटी अभी आपकी महल में ही है, बाहर नहीं गई। और वो कहता है कि ये फैसला जो आपने किया है, इसको एक दफा फिर सोच लें, इस पे नजरसानी करें, क्योंकि आपकी बेटी कॉर्डेलिया झूठ नहीं बोल रही है, वो सही और सच्ची बात कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि ये बदतमीजी कर रही है, जबकि ये सब बदतमीजी के जुमरे से काफी मेल दूर चीजें हैं। उसके कोई अल्फाज बेअदबी पर मुश्तमिल नहीं है। लेकिन बादशाह पर तो अपनी अना का भूत सवार था, वो उस वक्त किसी की नहीं सुनता है और कैंट को भी झाड़ देता है और कहता है, अगर तू भी जिंदा रहना चाहता है तो मेरे महल से निकल जा, अपनी शक्ल गुम कर और मुझे आज के बाद यहाँ नजर मत आना। फिर भी जाते जाते कैंट ये अल्फाज कह जाता है कि मैं सच कह रहा हूँ, अपने फैसले पर दोबारा से सोचिएगा, क्योंकि मेरी वफादारी आपके साथ है, आपके गुरूर और तकब्बुर के साथ नहीं। और किंग कैंट को भी मुल्क से बाहर निकाल देता है। कैंट उस वक्त मुल्क से चला तो जाता है, लेकिन वो बादशाह के लिए खासा परेशान होता है। वो उसे इस कंडीशन में तनहा नहीं छोड़ के जाना चाहता था, इसीलिए वो डिस्क्यूज होकर अपना भेस बदलकर आम खादिम की तरह बादशाह के महल में उसके करीब करीब ही रहना शुरू कर देता है। यहाँ ये बात याद रखिएगा कि शेक्सपियर हमें ये सिखाता है कि वफादार वफादार ही होता है, वो पहचान का मोहताज नहीं होता, क्योंकि यहाँ किंग लेयर को पता भी नहीं होता कि जिस खादिम खास को उसने जलील और रुस्वा ख्वार करके मुल्क से बदल करवा दिया है, वो उसके करीब करीब ही डिस्ग्यूज होकर, नाम बदलकर, लिबास बदलकर उसके पास ही रह रहा है कि कहीं बादशाह पर कोई बुरा वक्त ना आ जाए। तो कैंट वफा का पेकर बनकर बादशाह के करीब में ही रहता है। अच्छा, अब कहानी की तरफ आइएगा, आगे क्या होता है सुनिएगा। किंग अपनी सारी जायदाद और महल्लात अपनी इन दो बेटियों गोनरेल और रिगान के नाम कर देता है और सब कुछ इन्हें सौंप कर अपनी बड़ी बेटी गोनरेल के साथ ही महल में रहना शुरू कर देता है। शुरू में बादशाह की बड़ी कदरों कीमत दिखाई जाती है, उसे मजे मजे के पकवान, उसकी बड़ी खिदमत गुजारी की जा रही होती है, यानी कि उसको खुश रखने की हर तरह से जी जान कोशिश कर रही होती है गोनरेल। लेकिन धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, गोनरेल अपने बाप से परेशान आ जाती है, क्योंकि उसकी मोहब्बत में खुलूस तो होता ही नहीं है। ये सब अल्फाज जो उसने कहे थे वो सब झूठ पर मबनी और इन ताजो महल और जायदाद के लिए ही कहे, तो वो अपना असल चेहरा दिखाने लगती है। यानी कि किंग की खिदमत के लिए जितने सारे खादिमीन मौजूद होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो उन खादिमीन की तादाद को कम कर देती है और फिर बादशाह से बदतमीजी भी करने लगती है। उसे कहती है, पागल बुढ़े, अभी तो तूने खाना खाया था, तो पागल होता जा रहा है क्या? अब क्या पूरा महल तुझे दे दूं खाने के लिए? और किंग लेयर यहाँ पर बहुत हैरान हो जाता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि मैंने अपनी तमाम जायदाद, हर एक चीज तुम दो बेटियों के दरमियान तकसीम कर दी और सबसे ज्यादा हिस्सा तुम्हें ही मैंने दिया है, और तुम मुझे सिर्फ इज्जत भी नहीं दे सकती हो। गोनरेल अपने बाप को जवाब देती है कि पहले ताज तेरा था बुढ़े, और अब ताज मेरा है। वक्त वक्त की बात होती है सब यार। तो बादशाह कहता है कि वो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें तुमने सल्तनत लेते वक्त मुझसे की थी, वो सब क्या था? वो कहती है, अब निकल यहाँ से, बहुत सवालात करने आ गए हैं, जबान चबड़ 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 चल रही है बुढ़े की, ज्यादा सवालात कर, निकल यहाँ से और जा अपनी दूसरी बेटी के पास। दूसरों को भी तो तूने माल दिया है, दूसरों में भी तो तकसीम की है तूने सल्तनत, सारी मुझे ही दे दी थी क्या? अब टूटा दिल आंखों में समंदर लिए बादशाह अपनी दूसरी बेटी रेगैन के पास चला जाता है और यही सोचता है कि शायद दूसरी बेटी मुझ पर रहम करेगी और वो इसकी तरह नहीं होगी। लेकिन रेगैन तो गोनरेल से भी ज्यादा सख्त दिल की मालिक थी। वो सीधा डायरेक्ट कहती है कि यार बुढ़े, अब तुझे मैं क्या कहूँ, तुझे हम कुछ कह भी तो नहीं सकते, मर भी तो नहीं रहा है तू, कि जान छोड़े हमारी, और तुझे शायद इज्जत वाली जिंदगी रास नहीं आ रही थी गोनरेल के पास। शहंशाहों वाली जिंदगी अभी भी तुझे दे रखी है, जबकि मरने के बाद तमाम चीजें छीन ली जाएंगी तुझसे, पांव तेरे कब्र में लटके हुए हैं, उसके बावजूद तेरी जो आसाइशें हैं वो खत्म नहीं हो रही। तो वो वही करती है जिसका डर बादशाह के दिल में था कि मजीद जो भी खादिमीन बचते हैं उसकी खिदमत के लिए, वो उन्हें भी जॉब से हटा देती है, निकाल देती है। अब बादशाह अकेला तनहा रह जाता है। ना सिर्फ खादिमीन को बल्कि बादशाह को घर से लात मार कर सिक्योरिटी गार्ड से निकलवा देती है। अब जब दोनों बेटियां गोनरेल और रेगान अपने बाप किंग लेयर को महल्लात से निकाल देती हैं, उस बाप को जो कि कभी किसी के दो लफ्ज जो कि सच्चाई पर मबनी थे उससे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो आज दर दर की ठोकरें खा रहा था और अपनी बेटियों के वो अल्फाज अपने दिल के कब्रिस्तान में दफन कर रहा था जो कि वो कभी सोच भी नहीं सकता था। तो रात काफी हो चुकी थी, आसमान पर बिजली चमक रही थी और बारिश हो रही थी, और एक बादशाह जो कल तक हुक्म देता था आज खुले मैदान में आंधी और बारिश के दरमियान खड़ा हुआ था। बारिश पत्थर की तरह गिर रही थी। उसी वक्त किंग लेयर गुस्से में चीख चीख कर कहता है कि हवा, ए बारिश, के बिजली, तुम भी मुझे सता लो। यहाँ तो मेरी अपनी बेटियां ही मुझसे ज्यादा जालिम निकली। ए कुदरत, तू भी मुझ पर मेरी बेटियों की तरह रहम मत कर। और यहीं से किंग लेयर का पागलपन शुरू होता है। लेकिन उसी पागलपन में वो कहता है कि तब मैं अंधा था जब मेरे पास ताज था, अब सब कुछ खोकर मुझे गरीब लोगों का एहसास हो रहा है
उनका दर्द महसूस हो रहा है। तूफान के शोर में उसकी आवाज टूट रही होती है। वो कभी अपनी बेटियों को बद्दुआएं देता है और कभी अपने किए हुए पर रोता है, अपनी गलती पर नादिम और शर्मिंदा हो रहा होता है। कहता है कि मैं वाकई अंधा था जो झूठ को प्यार समझा और सच को नफरत। याद रखिएगा, शेक्सपियर यहाँ कहता है कि यह हकीकत में पागलपन नहीं होता बल्कि समझदारी का दरवाजा होता है जो कि अब खुल गया होता है। और शेक्सपियर यहाँ ये भी दिखाता है कि इंसान जब सब कुछ खो देता है तभी वो खुद को पाता है, खुद को पहचानता है। बारिश बहुत तेजी पकड़ती जा रही थी। द वेदर वाज रियली इनक्लेमेंट एंड अनप्लेजेंट। तो वहां पर दो लोग पहुंचते हैं। एक तो केंट ही होता है जिसने अपने आप को डिसग्यूज किया हुआ है, भेस बदल रखा होता है। और नंबर सेकंड पर यहाँ मैंने कैरेक्टर लिखा है फूल। ये बादशाह का बहुत पुराना खादिम होता है, बहुत ही अक्लमंद वाइजेस्ट मैन होता है ये पूरे दरबार का, लेकिन अपने आप को ये हमेशा बेवकूफ तरीन आदमी पेश करता है क्योंकि इसकी बातें हमेशा सच का आईना दिखा रही होती हैं। और ये किसी भी इंसान को गानों की सूरत में, पहेली की सूरत में और उल्टी सीधी बातों के अंदर पेशन गोइयां दे रहा होता है कि ये सब आपके साथ होने वाला है तो समझ जाइए। क्योंकि ये फूल कैरेक्टर उस वक्त भी बादशाह को पहेली की सूरत में एक बात समझा रहा होता है जब ये गलत फैसला कर रहा होता है कॉर्डेलिया को अपनी जायदाद महल से बाहर करके। तो ये फूल कैरेक्टर कहता है बुजुर्ग होने से पहले होशियार हो जाओ, बुजुर्ग होने से पहले होशियार हो जाओ। इसी तरह का ये गाना एक बनाकर बादशाह के सामने बार बार दोहराता है कि कहीं वो समझ जाए कि वो क्या कहना चाहता है। लेकिन वो जब देखता है कि बादशाह इतना अना के खोल में बंद हो गया है, वो इतना ज्यादा गुस्सा और जज्बाती हुआ पड़ा है कि उसने अपने दोस्त केंट को, यानी कि एक ऐसा दरबारी जो कि उसका सर्वेंट भी है, उसका लॉयल वफादार साथी भी है और हमेशा उसके साथ ही रह रहा है चाहे भेस बदलकर, तो वो उसको ही निकालने में देर नहीं कर रहा तो मेरी क्या हालत होगी। तो इसी वजह से फूल फिर चुप हो जाता है और नहीं कहता कुछ। यानी कि ऐसे समझें कि फूल राजा का आईना है जो उसको सब कुछ हकीकत में दिखा रहा होता है। अब बारिश से बचने के लिए ये एक छोटी सी झोपड़ी में जाकर रुक जाते हैं। अब यहाँ पर इस झोपड़ी के अंदर एक और पागल रह रहा होता है जिसका नाम होता है पुअर टॉम। बादशाह जब उस पुअर टॉम से मिलता है तो वो कहता है ये असल इंसान है जिसके पास न ताज है, न कपड़ा है, न जूता है। और किंग लेयर जज्बात में आकर अपने भी कपड़े उतार देता है और पुअर टॉम को कहता है अब मैं तुम जैसा हूं। याद रखिएगा कि यहाँ पर किंग लेयर अपने सिर्फ कपड़े नहीं उतारता बल्कि अपने ऊपर से वो बादशाहों वाला गुरूर, तकब्बुर, अना सब उतार देता है और अब वो बादशाह नहीं एक इंसान बन जाता है। अब ये पुअर टॉम कौन है, आइए हम ये भी देख लेते हैं कि पुअर टॉम की क्या कहानी है। किंग लेयर की कहानी को यहाँ पर हम पॉज कर रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये पुअर टॉम क्या कैरेक्टर आ गया और इस कहानी में क्या किरदार था। तो इस पूरे ट्रेजेडी प्ले के कैरेक्टर्स के अंदर 5th नंबर पर आप देखेंगे एक कैरेक्टर मैंने लिखा है अर्ल ऑफ ग्लौसेस्टर। शेक्सपियर ने किंग लेयर में सिर्फ एक बाप की गलती नहीं दिखाई है बल्कि 2 बापों की कहानियां लिखी हैं। अब ये दूसरा बाप कौन आ गया? जी हाँ, वो यही है अर्ल ऑफ ग्लौसेस्टर। ग्लौसेस्टर भी किंग लेयर का दोस्त ही होता है। किंग लेयर और ग्लौसेस्टर में एक आम बात दोनों में बराबर की देखी जा सकती है कि ये अपने बच्चों को गलत पहचानते हैं, यानी झूठ पर यकीन करते हैं और सच को ठुकरा देते हैं। तो ग्लौसेस्टर के भी 2 बेटे होते हैं। जैसे किंग लेयर की बेटियां हैं, ग्लौसेस्टर के बेटे होते हैं जिनका नाम, एक का नाम है एडमंड, एक का नाम एजर है। अब एडमंड जो है वो ग्लौसेस्टर का नाजायज बेटा, इलेजिटिमेट सन है और एजर जो है ये इसका लेजिटिमेट जायज बेटा है। तो होता क्या है, जो ईजर जो कि ग्लौसेस्टर का हकीकी बेटा है ये बहुत ही सीधा साधा, वफादार और समझदार बच्चा होता है। और दूसरे नंबर पर एडमंड जो कि इसका नाजायज बेटा होता है, बहुत ही होशियार, जलन से भरा हुआ और सोसाइटी की नाइंसाफी का शिकार होता है। सोसाइटी की नाइंसाफी का शिकार ये कैसे होता है? देखिए, जब तक बच्चे छोटे होते हैं उन्हें हम कुछ भी कह रहे होते हैं, उन्हें भी फर्क नहीं पड़ता और हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, सोसाइटी में वो जाते हैं, सोसाइटी के लोग जब उन्हें ये कहते हैं कि तू हराम का बच्चा है या XYZ इस तरह की बातें जब उस पर की जाती हैं, ऐसे ही ये नाजायज इलिजिटिमेट सन होता है ग्लौसेस्टर का, तो सोसाइटी जो है इसके साथ बड़ा नाइंसाफी करती है, इसको बुरे बुरे अलकाबात और अल्फाज से नवाजती है, जिसकी वजह से बड़े होते होते इसके दिल में अपने बाप के लिए नफरत का बीज बो दिया जाता है। और ना सिर्फ सोसाइटी बल्कि इसका अपना बाप जब भी रिश्तेदारों में, दोस्तों में बैठता है तो वो अपने ही बेटे एडमंड का मजाक उड़ाता है और कहता है ओ नाजायज बच्चे इधर आ, ओ मेरी नाजायज औलाद इधर आ। तो बचपन में तो उससे ये फर्क नहीं पड़ रहा होता कि उसका बाप क्या कह रहा है, वो बड़ा हंसी खुशी अपने बाप के पास जाता था, वो समझता था कि नाजायज चीज कोई अच्छी चीज होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसे अपने बाप की ये बातें बहुत ज्यादा चुभ रही होती हैं और नफरत का बीज तो सोसाइटी वैसे ही बो देती है अपने बाप के खिलाफ। तो ग्लौसेस्टर अपनी कब्र खुद ही खोद लेता है क्योंकि बादशाह वक्त इसका बहुत अच्छा दोस्त होता है और इसको ये नहीं पता होता कि मैं अब बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, मेरे बच्चे जवान हो रहे हैं, 2
दोनों बड़े हो रहे हैं और एक तो सोसाइटी की नाइंसाफी का शिकार है, वो बहुत ज्यादा तेज भी है, हसद और जलन भी उसमें बहुत ज्यादा है और मेरा नाजायज बच्चा है। तो ग्लौसेस्टर को चाहिए था कि वो ये सोचता कि कभी भी बादशाहत का तख्ता उलट सकता है और मुझे अब बुढ़ापे की तरफ जब मैं जा रहा हूं तो एहतियात का दामन पकड़ना चाहिए, अब मुझे इंसाफ के साथ चलना चाहिए दोनों बेटों के साथ। लेकिन ये अपनी ताकत और पावर के नशे में ही धुत रहता है। जबकि इसका दोस्त किंग लेयर अब इस कंडीशन में होता है कि उसके पास ना बादशाहत होती है ना ताकत होती है और अब ग्लौसेस्टर खुद भी वो ताकत और पावर नहीं रखता, कहीं पर भी जिस्मानी ताकत भी इसकी खत्म हो जाती है, बुढ़ापे की तरफ ही जा रहा होता है। उसके बावजूद इसको जो शुरू से आदत पड़ी हुई होती है अपने बेटे को हर्ट करने की सब जगह, तो ये सब जगह पर उसे इसी तरीके से बुलाता है, हरामी बेटे इधर आ। तो अब की बार एडमंड के दिल में अपने बाप के लिए वो नफरत पैदा होती है कि वो नफरत कब आग में बदल जाती है उसे नहीं पता चलता। वो क्या करता है, उसे पता लग जाता है कि ये दुनिया और ये मुआशरा सच्चाई को कबूल नहीं करता है और हमारा पूरा मुआशरा चालाकी पर ही चल रहा है। यानी कि जो भी यहाँ चालाक है, झूठा, मक्कार, बेवफा, धोखेबाज और मुनाफिक है, वो इस मुआशरे में कामयाब समझा जाता है, उसकी इज्जत भी होती है, उसका एक मायार भी होता है। और जो सच्चा होता है, हकीकी बात करता है, ईमानदार होता है, बेवफाई नहीं करता है, उसकी इस मुआशरे में कोई कदर कीमत नहीं होती है। एक यहाँ पर जबरदस्त किस्म की चाल चलता है और अपने ही भाई एजर की हैंड राइटिंग में एक खत लिखता है, जो कि देखने पर बिल्कुल ऐसा लगता है कि एजर ने खुद ही लिखा है। अब सुनिएगा कि खत में लिखा क्या होता है। वो लिखता है कि मेरे प्यारे भाई एडमंड, मैं जानता हूं कि हम दोनों के दरमियान बचपन से वो बात नहीं रही है जो भाइयों के दरमियान होनी चाहिए, लेकिन अब जबकि हम दोनों बड़े हो गए हैं और अब हमें माल की भी जरूरत पड़ती है, इस मुआशरे में मकाम बनाने के लिए माल और दौलत का होना बहुत जरूरी है। तो मेरे भाई, ये बात हम दोनों के दरमियान ही रहनी चाहिए। अगर तुम मेरे फैसले पर मुत्तफिक हो कि हमारा बाप बुढ़ा हो गया है, हमें इसको रास्ते से हटा देना चाहिए ताकि हम दोनों अपना हक हासिल कर सकें। बस यही वो खत होता है जो कि एडमंड अपने भाई एजर की हैंडराइटिंग में खुद ही लिखकर अपने बाप की खिदमत में हाजिर हो जाता है। मासूम चेहरा बनाकर कहता है कि बाबा जान, मैं ये खत आपको दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि एजर आपके बारे में इस तरह के शैतानी ख्यालात रखता है और वो आपको मेरे साथ मिलकर मारने की प्लानिंग तैयार कर रहा है। वो कहता है कि बाबा जान, मैं ये खत आपको नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, क्योंकि भाई एजर आपके बारे में इस तरह के शैतानी ख्यालात रखता है। वो मेरे साथ मिलकर आपके कत्ल के मंसूबे बनाना चाहता है और मैं, चाहे आपकी नाजायज औलाद ही सही, लेकिन बाप ही होता है। मैं अपने बाबा के साथ ऐसा नहीं कर सकता। और भला कोई सगी औलाद ऐसा कैसे सोच सकती है जैसे कि भाई एजर ने आपके बारे में सोचा है। अब जान किसे प्यारी नहीं होती। ग्लौसेस्टर बिना कोई तहकीक किए, बिना इस बात की डेप्थ में जाए कि आया ये खत मेरे बेटे एजर ने लिखा भी है या नहीं, वो धड़ाधड़ बिना सोचे समझे फैसले करना शुरू कर देता है और वो यकीन करते हुए अंधाधुंध फैसला साजी करना शुरू कर देता है। एजर को बुलाया तो जाता है, लेकिन एडमंड इतना तेज होता है, उसको पता होता है कि अगर एजर ने साबित कर दिया कि ये खत उसका नहीं है तो मेरी तो बैंड बज ही जाएगी। इसी वजह से वो एजर को पहले ही इतना डरा देता है कि वो बाप के सामने कुछ बोल ही नहीं पाता और उनके बाबा ऑलरेडी इतना हाइपर और गुस्से में होते हैं कि एजर को अपने लिए कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता। बस तो फिर एजर को गद्दार कहकर घर से निकलवा दिया जाता है, लेकिन एजर इतना बेवकूफ नहीं होता। उसे पता होता है कि घर से निकलवाने में जब मेरा भाई कामयाब हो सकता है तो जरूर वो मुझे कत्ल भी करवा सकता है। तो वो क्या करता है कि वो भेस बदल कर जंगलात में निकल जाता है और जंगलात में रहना शुरू कर देता है। भेस बदल कर वो अपना नाम पुअर टॉम रखता है। बस एजर अपनी जान को गनीमत मानते हुए जंगलात में चला जाता है और पुअर टॉम का भेस बदल लेता है। तो किंग लेयर को ये जो झोपड़ी में पागल मिलता है पुअर टॉम के नाम से, ये एजर ही होता है। तो यहाँ पर शेक्सपियर ये कहना चाहता है कि सच भाग कर पागल बनता है, जबकि झूठ सर पर ताज पहनता है। तो किंग लेयर की आंखों पर भी पर्दा आ गया था, वो सच को नहीं पहचान पा रहा था और ग्लौसेस्टर भी अपने ही फैसले में अंधा हो जाता है। लेकिन रुको जरा, मेजर थीम्स में तो लिखा गया है कि ब्लाइंडनेस फिजिकल भी है, तो ये तो कहीं भी पूरी कहानी में किसी के साथ नहीं हुआ कि कोई फिजिकल ब्लाइंड हुआ हो। तो मैं यही कहूंगा, रुको जरा, सब्र करो, अभी सुनो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्लौसेस्टर किंग लेयर का बहुत अच्छा दोस्त होता है, उसको सही और गलत के मशवरे भी ये बहुत देता है और किंग लेयर इसकी सुनता भी था। तो जब किंग लेयर अपनी जायदाद और सल्तनत के फैसले कर रहा था, तो तब भी इस बंदे ने किंग लेयर को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन किंग लेयर ने नहीं सुनी थी। और अब भी जबकि किंग लेयर अपनी बेटियों में तमाम जायदाद और सल्तनत बांट चुका था और बड़े ही मजे और सुकून के साथ अपनी बेटी गोनरेल के साथ रहना शुरू कर दिया था,
तब भी उसने यही कहा था कि मेरे प्यारे दोस्त, आपकी दोनों बेटियां बहुत ज्यादा खराब हैं, ये बहुत तेज हैं और खुदा जाने कि ये कब तक आपके साथ ये झूठा रवैया रखेंगी, ये मुनाफकत रखेंगी और कब आपकी आंखों से पर्दा हटेगा। तो तब भी ये समझाता था, यानी कि किंग लेयर की दोनों बेटियां दिल से उसकी इज्जत नहीं करती थी, बल्कि मजबूरन उन्हें दिखाने के लिए ये सब करना पड़ रहा था। तो ग्लोसेस्टर, अब ऐसा होता है ना कि हम जब बाहर के तनाजात, बाहर के जो टॉपिक्स होते हैं अपने घर में आके भी डिस्कस करते हैं अपने बच्चों के सामने, अपनी बीवी के सामने, या सम टाइम हम अपने आप से भी बात कर रहे होते हैं, यार ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही ग्लोसेस्टर भी वहां किंग लेयर के दरबार से वापस जब घर आता था तो अपने दोनों बेटों के सामने इस बारे में डिस्कस करता था कि किंग के साथ ऐसा हो रहा है, वो ऐसे कर रहा है, ये गलत है, उसकी बेटियां ऐसी हैं और वैसी हैं। तो एडमंड उस वक्त ये तमाम चीजें बहुत गौर से सुना करता था और इन तमाम चीजों को वो रिकॉर्ड कर रहा था कि कब वक्त आएगा और मैं अपने बाप को जलील और रुस्वा कर दूंगा। तो वक्त अब आ गया था और ये बिल्कुल सही वक्त था अपने बाप से रिवेंज लेने का। एडमंड क्या करता है कि पहले तो अपने भाई को निकलवा देता है अपने बाप के जरिए ही। अब सेकंड टाइम वो जाता है इन दोनों के पास, गोनरेल और रिगान के पास। रिगान और उसके हस्बैंड से जब ये मिलता है एडमंड, तो उन्हें बताता है कि मेरे जो बाबा ग्लोसेस्टर हैं वो आपके बारे में इस तरह की राय रखते हैं और वो आज भी बादशाह से कांटेक्ट में हैं और बादशाह को तुम्हारे यहाँ की सारी खबरें पहुंचाते हैं। और वो उस वक्त भी आपके खिलाफ ही बात किया करते थे जबकि बादशाह गोनरेल के साथ रह रहा था। तो रिगान तो बहुत ज्यादा वैसे ही जालिम किस्म की, टायरेंट किस्म की बेटी होती है ना, बहुत ही ज्यादा क्रूर होती है। तो ये उसी वक्त अपने हस्बैंड कॉर्नवाल के साथ मिलकर ग्लोसेस्टर को पकड़वाती है और उससे पूछती है कि तू बादशाह तक हमारे महल की खबरें पहुंचाता है, उस बुढ़े तक जिस बुढ़े की कोई औकात भी नहीं है। तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तू हम दोनों बहनों की बुराइयां किया करता था बादशाह से? अभी रुक, मैं तेरे साथ वो करूंगी कि तू हमेशा याद रखे। बस फिर वही होता है जो कि नहीं होना चाहिए था। ग्लोसेस्टर की दोनों आंखें निकाल दी जाती हैं, उसे फिजिकल ब्लाइंड कर दिया जाता है। मॉरल ब्लाइंड तो वो हो चुका था, लेकिन अब वो फिजिकल ब्लाइंड ही कर दिया जाता है। कहानी का ये पार्ट शेक्सपियर बहुत ही दर्दनाक अंदाज में बयान करता है कि इंसान पहले अंदर से अंधा होता है, उसके बाद बाहर से। ग्लोसेस्टर जमीन पर गिरा हुआ होता है, खून उसके चेहरे से टपक रहा होता है। वो चीख चीख कर आवाज देता है, एडमंड एडमंड एडमंड, तुम मुझे बचाओगे, तुम मेरा सहारा बनोगे। लेकिन उसी वक्त रिगैन हंसती है और कहती है, एडमंड अब तुम्हारा नहीं हमारा है। और ये एडमंड ही तो है जिसने हमें तुम्हारे बारे में ये तमाम चीजें बताई कि तुम अभी भी राजा के वफादार हो, बादशाह के वफादार हो और हमारी उससे बुराइयां करते हो। बस यही वो वक्त होता है जब ग्लोसेस्टर की जिस्म से तो आंखें निकाल दी गई थी, लेकिन उसकी रूह जाग जाती है। यानी अब उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो सोचता है कि जिस पर मैंने यकीन किया, अंधा भरोसा किया, उसी ने मुझे अंधा करवा दिया और वो ही धोखेबाज निकला। अच्छा, एक बात यहाँ पर याद रखें कि जिस वक्त कॉर्नवेल यानी कि रिगैन का शोहर ग्लोसेस्टर को जख्मी कर रहा होता है, उस वक्त इनके दरबार का एक सर्वेंट ये सब माजरा अपनी आंखों से देख रहा होता है और उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो चीख पड़ता है कि तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, कुदरत तुमसे इसका इंतकाम लेगी, रिगैन तुम ये बहुत बुरा करवा रही हो। तो कॉर्नवेल उस बंदे पर झपट पड़ता है और उसे कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत कि तू हमारे सामने कुछ कह सके। वो बंदा, वो सर्वेंट भी कॉर्नवेल पर झपट पड़ता है, लेकिन कॉर्नवेल मौके पर ही उस बंदे को हलाक कर देता है। बट याद रखिए कि कॉर्नवेल खुद भी उस बंदे के वार से नहीं बचता, इससे भी कई जख्म लगते हैं जिसकी वजह से कॉर्नवेल की भी वही मौके पर डेथ हो जाती है। तो यहाँ शेक्सपियर ये दिखाता है कि कुदरत फौरन से आपको जुल्म का फल दे देती है। यानी कि रिगैन ने जब इतने जुल्म ढाए और इतना बड़ा अब जुल्म किया कि उस बंदे की आंखें ही निकलवा दी, तो कुदरत ने फौरन से उसे फल दे दिया उसके जुल्म का कि उसको बेवा कर दिया। अब रिगैन तो बेवा हो चुकी थी, वो बहुत ज्यादा टूट गई थी। वो अपने सिपाहियों को हुक्म देती है कि इस बुढ़े को उठाओ, मेरी नजरों से दूर कर दो कि इसकी वजह से मैं बेवा हो गई। हाय मेरी किस्मत, इस तरह वो रोना पीटना मचा देती है। सिपाही जो है वो ग्लोसेस्टर को महल से बेदखल कर देते हैं। यानी कि अब जिस तरह किंग लेयर के पास कोई घर नहीं था, इसी तरह ग्लोसेस्टर भी बेदखल और बेघर हो गया था। रिगैन तो ये चाहती थी कि बाहर ये बुढ़ा बिना आंखों के आखिर कब तक जिंदा रहेगा, आखिरकार भूख और ठंड इसकी मौत का सबब बन जाएगी। लेकिन वो बूढ़ा शख्स अपनी लाठी के सहारे से आगे बढ़ते बढ़ते जंगल में कहीं निकल जाता है। आखिरकार वो दर्द से कराहता हुआ जंगल में भटक रहा होता है कि अचानक
पुअर टॉम जो कि असल में एजर है, उसका बेटा है, वो उस बुढ़े को देख लेता है, अपने बाप को वो फौरन से पहचान जाता है और वो अपने बाप की ये कंडीशन देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर मेरे बाप के साथ ये क्या हुआ है और ये क्या माजरा है। वो भागा भागा अपने बाप के पास आता है, लेकिन अपनी शनाख्त नहीं करवाता, नहीं बताता कि मैं एजर हूँ। वो आवाज बिल्कुल डिफरेंट करके बुढ़े का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि बाबा जी आप कहाँ जा रहे हैं और ये आपकी कंडीशन इस तरह कैसे हो गई। तो बस ग्लौसेस्टर उससे कहता है कि यार आप मुझसे ये ना पूछो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरे साथ आखिर क्या हुआ है। बस मैं आपसे एक छोटा सा एहसान चाहता हूँ, मेरी जिंदगी पर छोटा सा एहसान कीजिएगा, मुझे डोवर तक ले जाइएगा। याद रखिएगा कि डोवर जो है वो ऐसा चटीला मैदान होता है, यानी कि वो आम जो प्लेन जमीन होती है उससे ऊपर की सतह वाला हिस्सा होता है और अक्सर औकात डोवर कहा जाता है जहां पर ये साहिल समंदर हो या फिर जहां से ये कश्तियां वगैरह लोड होकर दुनिया भर में जाती हैं, उस जगह को भी डोवर कहा जाता है। तो ये कहता है एजर से कि मुझ पर एक एहसान करो, मुझे डोवर तक ले चलो ताकि मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर सकूं। एजर ये बात सुनकर घबरा जाता है और वो माजरा, वो सबब पूछना चाहता है कि आखिर मेरे बाबा अपनी जिंदगी का खात्मा अपने ही हाथों से सुसाइड अटेम्प्ट करके क्यों करना चाहते हैं। बस वो अपने बाप का हाथ और जोर से थाम लेता है और आंखों में आंसू लिए आवाज उसकी भर्रा जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करता है और कहता है ठीक है बाबा जी, मैं आपको ले चलता हूँ और मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। बस यहाँ पर एजर का दिमाग काम कर जाता है और वो डोवर के बजाय एक प्लेन जमीन पर ही अपने बाबा को लेकर चला जाता है, क्योंकि बाबा के पास आंखें तो है नहीं, उनको क्या पता कि मैं कहां पर हूं। और वो उसे यकीन दिला देता है कि हाँ ये डोवर है और तुम आम सतह जमीन से काफी बुलंदी पर खड़े हुए हो और ये एक बहुत ऊंचा पहाड़ है। तो ग्लौसेस्टर अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए उस जगह से गिरता है, तो उसे लगता है कि वाकई में बहुत ऊंची जगह से गिरा हूं और जमीन पर आकर मैं बहुत जोर से टकराया हूं। तो एक आवाज उसे आती है, ग्लौसेस्टर तुम इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच गए हो, यानी कि खुदा चाहता है कि तुम अभी जिंदा रहो। बस इस आवाज के जरिए ग्लौसेस्टर के दिलो दिमाग से खुदकुशी का ख्याल निकल जाता है। अब ग्लौसेस्टर कहता है कि काश मैं पहले ही अंधा होता तो आज इस मकाम पर नहीं होता, क्योंकि अगर मैं पहले अंधा होता तो इतने गलत फैसले नहीं करता। वो समझ जाता है कि आंखों से देखना सच नहीं बल्कि दिल से देखना जरूरी होता है। यानी ग्लौसेस्टर की आंखें उसे धोखा देती रहीं, जबकि जब वो चली गई तो उसकी रूह ने देखना शुरू कर दिया। अब पुअर टॉम अपने बाबा का हाथ पकड़े रहता है और उसे नहीं छोड़ता है और ना ही इसका बाप जानता है और ना बेटा इस बारे में बताता है कि मैं ईजर हूँ, मैं तेरा असल हकीकी बेटा हूँ। क्योंकि ईजर ये सोचता है कि अगर मैंने इस वक्त अपने बारे में बता दिया कि मैं एजर हूं तो शायद मेरे बाबा दिल बर्दाश्त हो जाएंगे। तो बस इसी वजह से वो चुप रहता है और ये चुप वफादारी बन जाती है। अब एजर अपनी बारी पर तो सब कुछ बर्दाश्त कर गया था कि उसके भाई एडमंड ने उसके साथ क्या किया है, लेकिन यहाँ पर अब उसके बाप के साथ जो कुछ हुआ था वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने उसी वक्त ठान लिया था कि मैं एडमंड को नहीं छोड़ूंगा, उसको उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। बस वो एडमंड से जंग करने के लिए निकल पड़ता है। दोनों में जंग होती है और एजर उसे जख्मी कर देता है। एडमंड मरते वक्त ये कहता है कि मैंने कुदरत को चैलेंज किया और कुदरत ने मुझे मेरे अंजाम तक पहुंचा दिया, और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है। तो याद रखिएगा कि ये एक किरदार की मौत नहीं थी बल्कि गलत सोच का खात्मा था। अब सच का लम्हा आता है और ईजर अपनी पहचान करवा देता है। वो बता देता है कि मैं ईजर हूँ और तुम मेरे बाबा हो। तो अचानक ग्लौसेस्टर का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ जाता है, लेकिन फिर वो बिना आंखों के फूट फूट कर रो पड़ता है और दोनों बाप बेटों के बीच बहुत सी बातें होती हैं और बस ग्लौसेस्टर खुश और गम के बोझ तले ईजर के हाथों में दम तोड़ देता है। अब जबकि ग्लौसेस्टर अपनी जिंदगी का सफर पूरा कर चुका होता है तो कहानी दोबारा किंग लेयर की तरफ ही मुड़ती है। किंग लेयर जो कि अब ताज से महरूम, अकल से थका हुआ मगर दिल से जिंदा होता है, इसके पास अब सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो होता है कॉर्डेलिया का प्यार। किंग लेयर झोपड़ी में सो रहा होता है कि अचानक उसे ये महसूस होता है कि किसी ने उसको कपड़े पहनाए हैं और उसके इर्द गिर्द में रोना पीटना मचा हुआ है। उसे पक्का लगता है कि मुझे कफन पहनाया गया है और मेरी मैयत पर ही
रोया जा रहा है। लेकिन जब वो आंख खोलता है तो क्या देखता है कि सामने उसकी वही बेटी बैठी हुई होती है जिसको धक्के मारकर हर रिश्ते से बेदखल कर दिया गया था। तो वो अपने आप से अंदर ही अंदर सवाल करता है कि क्या मैं जिंदा हूँ या फिर मैं जन्नत में मौजूद हूँ। तो कॉर्डेलिया उसका चुपचाप हाथ पकड़ लेती है बिना कोई शिकायत किए, बिना किसी शोर के। तो वो जान पाता है कि वाकई में जिंदा ही हूँ और उसकी बेटी उससे मिलने आई हुई है। बस ये वो लम्हा होता है जब किंग लेयर का दिल भर आता है और वो ज़ारों कतार रोना शुरू कर देता है। कहता है, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा बाप कहलाने के भी काबिल नहीं हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना कुछ खोने के बाद भी तुम मेरे पास इस तरह बैठी हुई हो। तुम एक अजीम बेटी हो, तुम एक अजीम औरत हो। तो कॉर्डेलिया भी जवाब देती है, आप मेरे बाबा थे, आप मेरे बाबा हैं और आप मेरे बाबा रहेंगे। कॉर्डेलिया के चेहरे पर कोई शिकवा शिकायत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक खामोश मोहब्बत होती है। और यहाँ पर किंग लेयर का सफ़र गुरूर ख़त्म हो जाता है और सफ़र इंसानियत शुरू हो जाता है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको याद करा दूं कि एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के जहनों में उठ सकता है कि आया कॉर्डेलिया इतने टाइम से कहाँ थी? जब धक्के मारकर उसे जायदाद से बेदखल कर दिया गया था तो वो यहाँ स्कॉटलैंड में ही थी या फिर कहीं और थी, और अभी तक वो क्या कर रही थी? तो इसका जवाब सुनिएगा। कॉर्डेलिया को जब जायदाद और महल से महरूम कर दिया गया था तो फ्रांस का बादशाह बिना किसी जायदाद और माल के भी कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए बेताब हुए जा रहा था। तो कॉर्डेलिया उससे शादी कर लेती है और उसके बाद वो फ्रांस चली जाती है, वहां क्वीन ऑफ फ्रांस बन जाती है। बस वो अपने बाप के जुल्म को दिल में दबाए जीती तो रहती है, लेकिन किंग लेयर की खबरें भी लेती रहती है कि आया मेरे बाबा किस हाल में है। यहाँ तक कि उसको अपनी बहनों और किंग लेयर की बेटियों के जुल्म का भी पता होता है, लेकिन इतना नहीं पता होता कि वो इस हद तक गिर जाएंगी कि वो अपने बाप को ही घर से बेदखल कर देंगी। तो कॉर्डेलिया जब तक वापस नहीं आई थी, जब तक वो अपनी बेटियों के पास रह रहा था, लेकिन जब कॉर्डेलिया को ये पता लगता है कि उसके बाप के साथ उसकी बहनों ने ये माजरा किया है, ये जुल्म और सितम उठा रखा है, तो वो फौरन से फ्रांस से अपने बाबा के पास चली आती है। तो अब जब के किंग लेयर इस मकाम पर था कि वो एक झोंपड़ी में रह रहा था। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को याद कराता जाऊं कि उनके जहनों में एक सवाल तो उठा ही होगा अभी तक कि कॉर्डेलिया जो है, जब उसको जायदाद और माल और महल से महरूम कर दिया गया था तो अभी तक कॉर्डेलिया क्या इंग्लैंड में ही रह रही थी या फिर वो कहां पर थी? इतने वक्त से कॉर्डेलिया आखिर क्या कर रही थी? तो इसका जवाब सुनिए। जब कॉर्डेलिया को वर्से और जायदाद से महरूम कर दिया गया था तो बिना जायदाद और माल के भी फ्रांस का बादशाह कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए बेताब हुआ जा रहा था। बस कॉर्डेलिया ने इसको अपना नसीब समझते हुए फ्रांस के बादशाह से शादी कर ली और वहां से फ्रांस चली गई और वहां जाकर वो क्वीन ऑफ फ्रांस कहलाने लगी और वो अपने बाप के जुल्म को दिल में दबाए जीती रहती है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि कॉर्डेलिया ने क्वीन ऑफ फ्रांस बनने के बाद ऐसा नहीं किया जैसा कि उसकी बहनों ने अपने ही बाप की जायदाद पर अपने बाप को धक्के मारकर बाहर कर दिया था। वो क्वीन ऑफ फ्रांस तो बन गई थी, लेकिन आज तक भी उसके दिल में अपने बाप की मोहब्बत वैसी ही बाकी थी जैसे कि पहले थी। उसके दिल में इतनी सी भी खलिश नहीं आई थी और वो अपने बाप की खबरें भी लेती रहती थी अपने सिपाहियों से। उसने कुछ जासूस इंग्लैंड में छोड़ रखे होते हैं जो कि कॉर्डेलिया तक उसके बाप की खबरें पहुंचाते रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतना जुल्म और सितम होने के बावजूद कॉर्डेलिया अभी तक आ क्यों नहीं रही थी? तो बात ये थी, कॉर्डेलिया ये चाहती थी कि जब तक मेरे वालिद गिरामी को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तब तक मैं उसके पास नहीं आऊंगी, या फिर मेरी बहनों का जुल्म और सितम मेरे वालिद पर इतना बढ़ जाए कि फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो तो फिर मैं फ्रांस की फौज लेकर इंग्लैंड पर अपनी बहनों से जंग करने के लिए निकल पड़ा। जबकि किंग लेयर की जिंदगी खतरे में थी और वो एक झोपड़ी में रह रहा था, कॉर्डेलिया फ्रांस की फौज के साथ इंग्लैंड वापस आ जाती है। आज के लिए नहीं, अपने बाप से बदला लेने नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने बाप को बचाने के लिए जंग होती है। और अफसोस, कॉर्डेलिया की फौज हार जाती है और इन दोनों बाप बेटियों को कैद कर लिया जाता है। कैद में लेयर कहता है कि अगर हम इस पिंजरे में भी जिंदा रहें तो मुझे कोई गम नहीं, हम कहानियां सुनाएंगे, हंसेंगे और दुनिया को भूल जाएं। यकीन जानिएगा कि ये किंग लेयर की इंटायर लाइफ के सबसे खूबसूरत तरीन लम्हात होते हैं। वो इन लम्हात को खुलकर जीना चाह रहा होता है, लेकिन अफसोस कॉर्डेलिया के फांसी के ऑर्डर जारी कर दिए जाते हैं।
और यहाँ कहानी के सबसे खूबसूरत किरदार का खात्मा दिखाया जाता है कि कॉर्डेलिया को फांसी दे दी जाती है। लेयर जब कॉर्डेलिया की लाश अपनी बाहों में उठा कर लेकर आता है, वो चीख चीख कर रोता है और कहता है कि मेरी बेटी के होंठ हिल रहे हैं, देखो उसकी सांस चल रही है, वो जिंदा है। मगर वो जिंदा नहीं होती। लेयर बार बार अपनी बेटी को सीने से लगाता है और कहता है मेरी बेटी, मेरी सांस ले लो लेकिन जिंदा हो जाओ, मेरी सांस तुम्हारे नाम, मेरी तमाम जिंदगी जो भी बची है तुम्हारे नाम, लेकिन जिंदा हो जाओ, मुझसे बात करो, आंखें खोलो मेरी बेटी, ये क्या हो गया या खुदा। लेकिन अफसोस, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे वो बादशाह हो या चाहे वो कोई भी हो। लेयर का कमजोर दिल इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो खुद भी दम तोड़ देता है। किंग लेयर के जाने के बाद केंट, जो कि उसका वफादार सर्वेंट था, वो कहता है कि मेरा मालिक मुझे बुला रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। और ईजर भी यही कहते हुए मर जाता है, हमने जो कुछ देखा वो सहना पड़ा और जो कुछ महसूस किया वो कहना पड़ा। और यही इस ट्रेजेडी प्ले का इख्तिताम होता है। तो मेरे प्यारे तालिबे इल्मों, ये कहानी सुनने के बाद हमें ये सीखने को मिलता है कि प्यार को तोलना सबसे बड़ी गलती होती है, जबकि प्यार की कोई कीमत नहीं होती। और जो सच बोलता है वो अक्सर औकात बुरा होता है और कई तकलीफें उठाता है, मगर सच आखिर तक जिंदा रहता है। यानी सच बोलना बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी इसकी कीमत बहुत महंगी होती है। और अक्सर जब तक इंसान अपनी गलती को समझता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।